नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम रोज बिजनेस न्यूज़पेपर से कुछ जो बेहतरीन आर्टिकल्स होते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और यहाँ पर आप सीख पाएंगे कि किस तरीके से आपको बिजनेस न्यूज़पेपर्स को पढ़ना है, उनके आर्टिकल्स को एनालाइज करना है। तो यहाँ हम कॉज और इफेक्ट इन दोनों चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो अगर आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 1 आर्टिकल से। Zepto at number 2 spot in monthly active users। Zepto कई लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, स्पेशली जो अभी कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में नहीं रहते हैं तो सर्विस यूज नहीं कर पाए होंगे Zepto की। लेकिन ये एक स्टार्टअप है जो है जिसे हम कहते हैं क्विक ई कॉमर्स। ठीक है, क्या करता है Zepto? आपको डिलीवर करता है ये गुड्स और बहुत ही जल्दी, हाइपर डिलीवरी जिसे बोलते हैं, यहाँ पे 10 मिनट में इनका ये इनकी आप कह सकते हैं कोर कॉम्पिटेंसी 10 मिनट में डिलीवर करेगा। और ये स्टार्ट किया गया था 18-19 साल के जो बच्चे थे उन्होंने स्टार्ट किया था। ये करीब शायद 2 साल हो चुके हैं इसे। तो यहाँ पे जो बेंगलुरु बेस्ड क्विक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है Zepto, ये बहुत बड़े बड़े वहां पे स्ट्राइड्स बना रहा है। अकॉर्डिंग टू सेंसर टावर डेटा इसने जियो मार्ट को सरपास कर लिया है नवंबर में और सेकंड पोजीशन ले ली है अमंग ग्रोसरी एप्स इन टर्म्स ऑफ मंथली यूसेज। जियो मार्ट को सरपास कर दिया है। अब सोचिए ये 19-20 साल के बच्चे हैं ये, ठीक है। और दिस शिफ्ट आइडेंटिफाइड बाय BofA ग्लोबल रिसर्च क्लोजली मॉनिटरिंग की सेगमेंट्स ऑफ ऐप बिजनेस हैज पुश्ड जियो मार्ट टू थर्ड प्लेस इन द ग्रोसरी स्पेस। थर्ड पोजीशन पे आ गया है जियो मार्ट। तो ग्रोसरी के सेगमेंट में, ठीक है, जो आप राशन पानी जो आप खरीदते हैं वहां पे Zepto ने बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। डेली एवरेज यूजर्स भी इस वक्त बढ़ रहे हैं, इनके 8% बढ़े हैं आप देखें नवंबर में, और मंथली एवरेज यूजर्स भी बढ़े हैं यहाँ पर। कन्वर्सली सेम टाइम पे आप देखिए कि जियो मार्ट जो है इसने 21% का डिक्लाइन देखा, ठीक है, और 17% का इन डेली एवरेज यूजर्स एंड मंथली एवरेज यूजर्स। तो जियो मार्ट के कस्टमर्स Zepto ने अच्छे खासे यहाँ पे एक्वायर किए होंगे। तो Zepto जो है ये नंबर 1 पोजीशन पर है इन टर्म्स ऑफ डेली एक्टिव यूजर, डेली एवरेज यूजर्स के उस पे, ठीक है, सिंस जून 2023, जहां पे मंथ ऑन मंथ ग्रोथ जो है वो और बड़ा होते जा रहा है, बढ़िया होते जा रहा है। और ब्लिंकिट से भी और ज्यादा ये आगे निकलता जा रहा है, जो कि क्विक सर्विस ई कॉमर्स में दूसरा इसका कंपेटिटर है। ब्लिंकिट आप सब लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे मार्केटिंग एफर्ट्स इनके बहुत अच्छे रहे हैं सबसे पहले, और रिसेंट इन्होंने फंड रेज किया था $200 मिलियन। इसको आप कह सकते हैं कि बहुत ही सक्सेसफुल ये फंड रेज था यहाँ पे। और अगर आप रुपीज के टर्म्स में देखें तो ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। यहाँ पे 1600-1700 करोड़ रुपए फंड रेज करना अपने स्टार्टअप के लिए इतनी कम उम्र में, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिकॉर्न बन गया था ये 2023 का Zepto। इसकी वैल्यूएशन थी $1.4 बिलियन और कंपनी एनुअलाइज सेल्स करने वाली है $1 बिलियन का इन क्वार्टर्स अहेड। और यहाँ पे 3 लाख से 4 लाख ऑर्डर्स कर रही है रोज, जहां पे एवरेज ऑर्डर साइज भी 400 से 500 है। इनके पास 200 डार्क स्टोर्स हैं। डार्क स्टोर्स क्या होता है? अब जैसे आप कुछ मंगवा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि किसी दुकान से जाके खरीदते हैं, इनके कुछ डार्क स्टोर्स बने हुए हैं। जैसे आपके मोहल्ले में एक होंगे जहां से आसपास के जो एरियाज हैं उन्हें ये सर्विस करते हैं। जैसे वहां से थोड़ी देर बाद 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर पे एक और डार्क स्टोर होगा जहां पे सारा सामान स्टोर्ड होगा। और इनके पास डेटा भी है कि आज किस सामान की ज्यादा डिमांड होगी। जैसे वर्ल्ड कप है या कोई मैच है तो ऑफकोर्स कोल्ड ड्रिंक, चिप्स इनकी डिमांड होगी, तो उसके हिसाब से ये वहां पे स्टोर करके रखते हैं और तुरंत वहां से उठाया और कस्टमर को डिलीवर किया। इस तरीके से ये डार्क स्टोर्स को यूज करते हैं। तो 200 डार्क स्टोर्स इनके अक्रॉस 7 सिटीज। और Zepto कैफे सर्विस भी एक्सपैंड कर रहे हैं, जहां पे ग्रोसरीज और फास्ट डिलीवरी होगी आइटम्स की, जैसे कि टी, कॉफी, और भी चीजें। और ये आने वाला है दिल्ली में, एनसीआर में, बेंगलुरु में और हैदराबाद में बाय जून 2024। तो ब्लिंकिट जो है वो मेंटेन कर रहा है मंथली एवरेज यूजर, जहाँ पे 20 मिलियन इसके हो चुके हैं। ब्लिंकिट तो देखिए एक बड़ी कंपनी है इस वक्त, पुरानी भी है अच्छी खासी, और दो हाइपर डिलीवरी में Zepto बहुत ही अच्छा है, बट एक कंपटीटर जो है ब्लिंकिट वो हमेशा इसका रहने वाला है यहाँ पे। तो आते हैं बिग बास्केट की बात करते हैं, जहाँ पे 6 मिलियन एवरेज मंथली यूजर्स थे नवंबर में। डी मार्ट जो है इसके सब 5 मिलियन के आसपास है, और जियो मार्ट के पास थे 11 मिलियन मंथली एवरेज यूजर्स। तो ये इंडिकेटर जो है Zepto का मार्केटिंग एग्रेशन, ये इसकी वजह से गैप बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। आप यहाँ देखिए, आप मंथली एवरेज यूजर्स नवंबर में Zepto के, और ये चेंज है, याद रखिएगा इस वर्ड पे, चेंज 10, देखिए -2 है डी मार्ट का। बिग बास्केट का मतलब जियो मार्ट ने सबसे बड़ा यहाँ पे लॉस लिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें टाटा और बिग बास्केट, जो कि
अच्छा खासा ग्राउंड लूज कर चुका है। अब यहाँ पे 3% डिक्लाइन देखने को मिला है यहाँ पे मंथ ऑन मंथ मंथली एवरेज यूजर्स के नंबर्स में। तो इस तरीके से आप देखिए कि दो बहुत ही कह सकते हैं इनएक्सपीरियंस और छोटे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया अगेंस्ट जायंट्स। जियो मार्ट रिलायंस का है, बिग बास्केट, टाटा ग्रुप ओन करती है इसे, ब्लिंकिट ऑलरेडी इतना अच्छा इन्होंने पहले से अपने आप को एस्टैब्लिश किया हुआ है, और फिर एक नई कंपनी आकर 2 साल में इतना बढ़िया मार्केट शेयर कैप्चर कर ले, बहुत ही बड़ी बात है ये। आते हैं अगले आर्टिकल पे, हाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर एक्सेलरेटिंग एट द एंड ऑफ ऑयल एज। तो यहाँ पे बात हो रही है अभी COP28 के बारे में। COP28 काफ़ी लोगों को पता होगा, स्पेशली जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते होंगे और पढ़ते होंगे इन चीज़ों के बारे में। एंड ये इस बार हो रहा है दुबई में, ठीक है। और यहाँ पे दुबई जैसी जगह पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा चर्चा क्या हो रही है कि हम कैसे फॉसिल फ्यूल के कंजम्पशन को रिड्यूस करें और क्लाइमेट चेंज जो है इसे हम कंट्रोल करें, राइट। ऑफ कोर्स ऐसे ही एजेंडाज होते हैं और इस वक्त ये हो रहा है दुबई में। तो जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो इसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, बट मैं आपको बताऊं अगर आप एक इन्वेस्टर है तो बहुत ही क्लोजली आप देखा करिए इन चीज़ों को। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंट्री है इंडिया और चाइना और जितनी भी कंट्रीज हैं दूसरी, उनके भी टारगेट्स यहाँ पे सेट होते हैं। वो भी यहाँ पे आके बताते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी आगे 10 साल के लिए क्या होगी। ग्रीन एनर्जी में वो कहाँ सबसे ज़्यादा निवेश करेंगे? क्या वो हाइड्रोजन पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे? क्या वो इलेक्ट्रिक पे जाएंगे सबसे ज़्यादा? क्या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे और पैसेंजर कार्स को ये बढ़ावा देंगे नहीं देंगे? ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको पता लगती है यहाँ से कि आपकी कंट्री वहाँ पे जाके क्या अपना व्यू पॉइंट दे रही है पूरी दुनिया के सामने, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, तो दोनों को ध्यान से ये फॉलो करना चाहिए। तो आते हैं देखते हैं यहाँ पे क्या बात हो रही है इस बार। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि कॉन्फ्रेंस जो है दुबई में चल रहा है। यहाँ पे स्लो पेस ऑफ रिड्यूसिंग कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। यहाँ पे जो है सबसे पहला पॉइंट क्या है? स्लो पेस ऑफ रिड्यूसिंग कंजप्शन, मतलब जो कंजम्पशन इस वक्त है पेट्रोल, डीजल और जितने भी फॉसिल फ्यूल्स का, वो बेसिकली गिर रहा है, लेकिन उतने ज़्यादा रेट से नहीं जितना रेट से ये गिरना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे रखा गया है। तो आते हैं आगे और मैं आपको बताना भूल गया, COP28 कई लोग सोच रहे होंगे इसे कहते हैं हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर जनरली आप इसका कोई इससे लेना देना नहीं है, आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, बट ये क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है और इसे हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो आगे देखिए, सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि नेगेटिव पॉइंट है कि कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है वो बहुत ही कम रेट से कम हो रहा है और रेट से कम होना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव ये है कि जो फ्लीट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये अच्छी खासी बढ़ रही है पूरी दुनिया में। चाहे आप बात करें इंडिया की, चाहे आप बात करें यूएस की, किसी भी कंट्री की आप बात करिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वहाँ पे अच्छी तरीके से अडाप्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो ग्लोबल ऑयल यूज जो है ये कब पीक करेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब वो साल आएगा कि भाई अब जो है जो फॉसिल फ्यूल्स है, ऑयल है, ये पीक हो चुका है, इसके बाद अब इसका जो यूसेज है ये कम ही होना है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये और पहले हो चुके हैं अब, जस्ट बिकॉज कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतने अच्छे से अडाप्ट हो रहे हैं हर जगह। तो गेम चेंजर ही कह रहे हैं हमारे लिए क्या है? पॉलिसी सपोर्ट। देखिए इंडिया जैसी कंट्रीज ने भी पॉलिसीज बनाई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, टारगेट्स है। दिल्ली में अभी आपको एनसीआर रीजन में याद होगा जब IGL के शेयर्स गिर गए थे, लोअर सर्किट पे आ गए थे। क्यों? क्योंकि दिल्ली ने कहा कि हम जो है हमारा एम है 2028-29 तक या 30 तक हम अपनी पूरी जो भी टैक्सीज है ना, हमें टैक्सीज इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए, हम किसी को अलाउ ही नहीं करेंगे, टैक्सी चलाना है तो ईवी खरीदो, ठीक है। तो इस टाइप की पॉलिसीज आ रही हैं जिसकी वजह से काफी अच्छा जो शॉर्ट टर्म ग्रोथ है वो तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उम्दा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है इससे 60% का वर्ल्ड ऑयल डिमांड जनरेट होता है, ठीक है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट से। तो ये अगर आप ट्रांसपोर्ट को सिर्फ अगर इलेक्ट्रीफाई करने की कोशिश करो हर तरीके से, तो यहाँ पे 60% वर्ल्ड की जो ऑयल डिमांड है आप पहले उसे ही अफेक्ट कर सकते हो, उसे ही काउंटर कर सकते हो। ग्लोबल ईवी सेल्स इस वक्त अभी 13% ऑफ ऑल व्हीकल सेल्स हैं, ठीक है, और ये 40 to 45% होगा बाय द एंड ऑफ द डेकेड, मतलब 2029 या 30 की यहाँ बात हो रही है।
तो यहाँ पे आप देखें अच्छा खासा, अगर आप फ्यूचर देखें तो प्लान यही है कि ईवीज को किस तरीके से मेजॉरिटी में लाया जाए कार सेल्स के, और किस तरीके से जो पेट्रोल डीजल वाली कार्स हैं इनको साइड लाइन किया जाए, इनके अगेंस्ट पॉलिसीज बनाई जाए, या तो ईवी के फेवर में पॉलिसी इतनी ज्यादा हो लोग हमेशा चूज करें ईवीज को, ना कि आईसी कार्स को। तो यहाँ पे आप देखिए कि इतना आसान भी नहीं है। आप अगर दिल्ली में देखते हैं, अगर सीएनजी व्हीकल भी है आपके पास, तो इतने लंबे लंबे लाइन में आपको लगना पड़ता है, राइट। तो अगर आप ईवी की बात करें, और सही में अगर इतने लोगों ने इतनी जल्दी ईवी ले लिया, तो आप कैसे उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएंगे चार्जिंग के लिए, कैसे उनकी हेल्प कर पाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है ये, ठीक है। तो ये भी हमें आगे देखना होगा कि हम सामान तो नहीं बेच देंगे, लेकिन क्या हमें सर्विस दे पाएंगे उस तरीके से, क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे। तो इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। हमें लगता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, अगर तुरंत आपको चार्जिंग सेशन मिल जा रहा है, आप खुद कहेंगे कि यार मैं ईवी पे शिफ्ट हो रहा हूँ, राइट। क्योंकि इतना आसान है ईवी यूज करना। अगर आपको पता चले कि आपको कहीं जाना है और चार्जिंग स्टेशन पे इतनी लंबी लाइन है सैटरडे संडे को, वीकेंड्स पे, जैसे सीएनजी स्टेशन पे होती है, जो कि ऑलरेडी सालों से चल रहा है, दशकों से, तो इसका अडेप्टेशन तो हो जाएगा, लेकिन और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।